नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है टॉपिक वाइज, और हम लोगों की कुछ बेसिक सीरीज चल रही है। एक तो सुबह दोस्तों मॉर्निंग में प्राचीन इतिहास की क्लासेस चल रही है, और उसी के पहले दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का दोस्तों ये पहला लेक्चर है कि हिस्टोरी ऑफ शिवाजी महाराज। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, पहले तो हम आपको यही बताएंगे कि जो मराठाओं की उत्पत्ति हुई, तो ये क्यों मराठा संगठित कैसे हुए, क्या क्या कारण थे कि मराठा साम्राज्य एक संगठित साम्राज्य में बदल गया। और दोस्तों ये जो शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी महाराज से रिलेटेड जितने भी संबंधित प्रश्न है ए टू जेड, आपको शिवाजी महाराज बहुत इजीली भाषा में इनकी जितनी पूरी जर्नी है, इनका जन्म से लेके और इनके अंत तक, मतलब जहां पे इन्होंने प्राण त्यागे, तो वहां तक हम आपको डिटेल से इस वीडियो में आपको एनालिसिस और बहुत एक कहानी के रूप में पूरा आपको समझा देंगे। अगर ये पूरा वीडियो आप कहानी के रूप में समझेंगे, एक दो बार और सुन लेंगे या नोट्स बना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये शिवाजी से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके गलत होंगे। शिवाजी के बाद दोस्तों हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखेंगे, और फिर उत्तराधिकारियों के बाद पेशवाओं का काल किस तरीके से आया, और जो एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासन में किस तरीके से बदलाव आया, पहले कैसे शिवाजी के शासन में कैसा प्रशासन था, और शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी पेशवा आए या उत्तराधिकारी इनके वंशज आए, किस तरीके से शासन प्रशासन में बदलाव हुआ। तो हम लोग ये 2 या 3 वीडियो में ये हम लोग पूरा मराठा साम्राज्य कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद एक वीडियो में दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यही बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और कोई भी क्विज वगैरह है वो चलती रहती है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अब दोस्तों सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो प्रश्न बनता है कि ये मराठा, तो हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मराठा थे क्या। तो दोस्तों मराठा किसे कहा जाता था, जो दोस्तों मराठवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। तो आप ये समझिए कि जो मराठवाड़ा क्षेत्र में रहते थे वो सब मराठा कहलाते थे, और इनकी बोली दोस्तों और भाषा क्या थी दोस्तों, मराठी। तो आप लोग ये बेसिक दो इनकी बातें हो गई। अब दोस्तों ये मराठा जो साम्राज्य था, इसकी स्थिति क्या थी, लोकेशन क्या थी, फिर मैं आपको डिटेल से आगे समझाता चला जाऊंगा शिवाजी के बारे में। तो दोस्तों ये मराठा साम्राज्य था, ये दोस्तों अरब सागर के कैसे था, पूरब में था। ये जो नीलगिरी पहाड़ी थी उसके उत्तर में था, और जो सतपुड़ा जो ये रेंज थी इसके दक्षिण में था। तो इस तरीके से ये यहाँ पे महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक वाला इलाका भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये मराठों का जन्म हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आप ये समझ गए कि मराठे क्या है, इनकी कहाँ के कौन से मराठे लोग थे, इनकी भाषा और बोली क्या थी, स्थिति भी आप समझ गए। अब प्रश्न बनता है ये मराठे संगठित क्यों हुए, क्या कारण ऐसे रहे, उस समय की तत्कालीन स्थितियां क्या थी जो मराठा साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो दोस्तों ये मराठों की, तो पहले तो आप भौगोलिक स्थिति तो आप समझ ही गए हैं कि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ में दोस्तों क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है, और उबड़ खाबड़ में क्या करती है, नदियां काटती हैं। तो ये पहाड़ों को जब नदियां काटती थी और उबड़ खाबड़ वाली जमीन थी, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों कम होगा तो पानी की कमी भी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जब खाद्यान्न उत्पादन कम हो रहा है, तो आपका सीधा सीधा बेसिक लॉजिक है कि मांग और जो आपूर्ति की सप्लाई होती है वो कम होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी और आपूर्ति कम। तो जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों, असंतुलन हो जाएगा, और जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहाँ का, इस एरिया का। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, पड़ोस में डकैती डालेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये पहाड़ से नीचे आते थे, डकैती दाल वगैरह के ऊपर चले जाते थे। इस प्रकार आप एक कारण तो ये समझ सकते हैं कि मराठा साम्राज्य बनने का एक कारण था भौगोलिक कारण, और दूसरा कारण क्या था दोस्तों, दूसरा मराठों के उस एक संगठित होने का कारण था यहाँ के मराठा संत। तो इन्होंने क्या किया, ये संघ जो संगठन, ये जो मराठे संत थे, इन्होंने क्या रोल है, मतलब कह सकते हैं कि मराठा संतों ने क्या योगदान दिया इन्हें साम्राज्य में बदलने के लिए। तो ये मराठा जो थे दोस्तों, एक कहावत है, संघे शक्ति सर्वदा, संघ में शक्ति होती है। और दोस्तों ये संघ बना कैसे था, तो मराठा संघ का निर्माण कैसे हुआ, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के जो धर्मगुरु थे इनके द्वारा ही ये मराठा साम्राज्य बना। एक तो पहला कारण हो गया भौगोलिक कारण, कि ये मांग सप्लाई वगैरह थी, ये एक कारण। ये दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि ये मराठा जो यहाँ के धर्मगुरुओं का योगदान था। धर्मगुरुओं में कौन थे, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर और बामन पंडित। तो इन संतों ने दोस्तों क्या किया, एक संत थे दोस्तों रामदास, और इनकी 2 किताबें थी, दासबोध और आनंदबंध, दोनों को आपको याद रखना है। इन किताबों में दोस्तों रामदास ने क्या बताया, इन्होंने मराठा धर्म का संदेश दिया,
और क्या मराठा धर्म का संदेश दिया? इन्होंने कहा कि हमारा धर्म केवल मराठा है, हमारा एक राजा होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, एक मुद्रा होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। और इन्होंने मराठा धर्म के बारे में और क्या बताया? इन्होंने कहा हम सभी एक पिता की अनेक संतान हैं, इसलिए हम सभी आपस में रिश्ते रखते हैं, इसलिए यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, ना कोई जाति पात है। तो इससे क्या था, समाज जब वहां का महाराष्ट्र या मराठवाड़ा क्षेत्र का जो समाज बटा हुआ था, इन धर्म गुरुओं ने उसे क्या किया, जोड़ने की बात की। क्यों? इन्होंने कहा एक राजा, एक मुद्रा, एक एक भाषा, हम एक पिता की संतान। इस तरीके से क्या हुआ, लोग संगठित हुए। इन्होंने कहा कि जातियां केवल दो होती हैं, इन्हीं मराठा धर्म गुरुओं ने। इन्होंने कहा कौन कौन सी वो जातियां होती है, स्त्री और पुरुष, और ये दोनों क्या है, सहयोगी और पूर्णता। तो ये मराठा संतों ने क्या किया, ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, यह संदेश इन्होंने अपने भजनों और किताबों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र या मराठवाड़ा क्षेत्र में फैला दिया। तो जिससे क्या हुआ, सभी जितने लोग थे सब एक हो गए और इन्होंने एक संघ बना लिया। तो ये जब संघ, तो ये संघ तो बन गया, लेकिन जब जिस दिन भी ये संघ टूटेगा और मराठे भारत की राजनीति से बाहर हो जाएंगे, और आगे यही हुआ जब बाजीराव सेकेंड आया, उसके बाद जब ये मराठा और अंग्रेजों के बीच बार हुए, किस तरीके से संघ टूटा, या पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें किस तरीके से मराठा संघ टूटा, हम लोग आगे डिटेल से बताएंगे। तो आप एक कारण तो मराठा संघ बनने के कारण था, एक तो भौगोलिक कारण, दूसरा ये मराठा संतों का योगदान, और तीसरा दोस्तों आप कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, कौन कौन सी, हिंदू विरोधी कौन कौन सी नीतियां थी, गोकोसी, इसके विरुद्ध ये क्या किए, इसका भी प्रभाव पड़ा मराठा शक्तियों को बदलने का। चौथा दोस्तों, ये तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट हो गए। अगर आपको बेसिकली अगर कोई पूछ दे कि मराठा धर्म क्या है, दोस्तों मराठा धर्म है हम एक हैं, सर्व ये संघ है, यही मराठा धर्म है। और मराठों के बारे में आपको एक और बेसिक जानकारी देते हैं। ये बेसड़ब लोग थे और ये किसकी उपासना करते थे दोस्तों, कृष्ण का एक रूप होता है बिठोबा। तो ये बिठोबा की रूप, मतलब कृष्ण के बिठोबा रूप की या विष्णु के रूप बिठोबा की पूजा करते थे। और दोस्तों ये जो मराठे थे ये भगवत गीता पढ़ते और पढ़ाते थे, अर्थात ये दोस्तों क्या थे, कर्म पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो आप ये मराठा की बेसिकली जानकारी आपको हो गई। अब हम दोस्तों चलते हैं शिवाजी से सीधे। अब आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है सब शिवाजी, और इनके स्टार्ट से लास्ट तक इनके क्या क्या शिवाजी ने किया सब आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो दोस्तों पहले तो आप मराठा वंशावली जान लीजिए। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। और चित्तौड़ का राजा कौन था, सिसोदिया वंश था वहां। तो अलाउद्दीन और चित्तौड़ का सिसोदिया वंश का राजा कौन था दोस्तों, रतन सिंह। तो अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच में जो लड़ाई हुई, तो रतन सिंह तो हार गए, मारे गए, और पद्मावती ने क्या किया, रतन सिंह की बीवी थी पद्मावती, तो इन्होंने कर लिया जोहर। तो इनके भाई जो थे सज्जन सिंह, ये दोस्तों भाग गए महाराष्ट्र में। तो ये जो महाराष्ट्र भाग गए, तो इन्हीं की ये दोस्तों एक छठी पीढ़ी थी, उसका क्या नाम था, ये सज्जन सिंह। ये आप ऐसा समझिए कि रतन सिंह के भाई थे सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह की छठी पीढ़ी थी, इनका लड़का का नाम था शुभकर्ण। तो इन शुभकर्ण ने क्या किया, ये जो सिंह की उपाधि थी शिवकर्ण सिंह, तो ये रतन सिंह, तो इन्होंने सिंह की उपाधि उठा के क्या किया, इन्होंने यादवों की उपाधि लगा ली, कौन सी, भोसले। तो ये क्या हो गए, शुभकर्ण भोसले। और शुभकर्ण भोसले के कौन दो लड़के थे, बिठोजी भोसले और मालोजी भोसले। और मालोजी का लड़का तो दोस्तों था शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले क्या कर, इन लोगों ने क्या किया, तो इनका जब गुजारा नहीं हुआ, तो ये लोग दोस्तों पहले इन्होंने बेलूर की खेती बेलूर एक जगह है, वहां इन्होंने खेती शुरू कर दी। किसने, बिठोजी भोसले ने और मालोजी भोसले ने। लेकिन इस खेती में इन्हें कोई विशेष जो फायदा नहीं हुआ, जीवन यापन नहीं चल रहा था। तो ये छोड़ के कहाँ आ गए दोस्तों, ये छोड़ के आ गए सिंहखेड़। सिंहखेड़ कहाँ था दोस्तों, देवगिरी में। और सिंहखेड़ या देवगिरी में कौन राजा था दोस्तों, लखूजी यादव। तो आप ये याद रखिए कि ये शाहजी भोसले जो थे लखूजी यादव के यहाँ आ गए, इन्होंने नौकरी कर ली। और लखूजी यादव की एक बेटी थी, उसका नाम था जीजाबाई। जीजाबाई से इन्होंने कर लिया साहू ने प्रेम विवाह। बाद में कुछ लफड़ा दफड़ा हुआ, साहू लखूजी यादव ने इन्होंने क्या कर दिया, शाह जी को निकाल दिया। और ये जो जीजाबाई और शाह जी थे, शिवाजी के पिताजी, तो इनसे एक पुत्र हुआ, उसी का नाम था दोस्तों शिवाजी। और शिवाजी दोस्तों ये इनका जन्म कब हुआ, कहीं कहीं 6 अप्रैल लिखा होता है, कहीं 20 अप्रैल। आप लोग बेसिकली 20 अप्रैल 1627 को मानिए कि इसमें शिवाजी का जन्म हुआ। अब दोस्तों जब शिवाजी का जन्म हुआ, तो जो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, इन्होंने क्या कांड किया, इन्होंने शाहजी भोसले ने तुकाबाई मोहिते से भी शादी कर ली। और ये तुकाबाई मोहिते कहाँ की रहने वाली थी, बीजापुर की। तो अब जब ये इन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो पहली बीवी क्या होगी,
प्रत्यक्ष जीवन जिएगी। तो ऐसे में क्या हुआ, जीजाबाई प्रत्यक्ष जीवन जीती हैं, और जब जीजाबाई प्रत्यक्ष या अकेलेपन में जिंदगी जीती है तो शिवाजी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो शिवाजी पे पूरे व्यक्तित्व पे किसका प्रभाव पड़ा, इनकी माँ का प्रभाव। तो आप लोग ये समझ गए हैं यहाँ पे कि शाहजी भोसले किस तरीके से इन्होंने लखूजी यादव की पुत्री से, जीजाबाई से विवाह किया, इन्होंने शिवाजी को जन्म दिया। शिवाजी के जब जन्म हो गया उसके बाद शाहजी ने तुकाबाई मोहिते से शादी कर ली। तो तुकाबाई मोहिते से शादी कर ली, ये बीजापुर की थी। तो जीजाबाई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जीवन जीने लगी, और जिससे शिवाजी पे उनकी माँ का सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब दोस्तों जब शिवाजी 13 वर्ष के हुए तो एक मावल स्टेट थी, ये यादवों की काफी ताकतवर स्टेट थी, मावलीवर राज्य। तो यहाँ पे दोस्तों किसका राज्य था, निवालकर घराने का। तो इन्होंने शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में निवालकर राजघराने की एक कन्या थी साईबाई निवालकर, तो साईबाई निवालकर से इन्होंने विवाह कर लिया, किसने, शिवाजी ने। तब जब इन्होंने एक ताकतवर राजघराने से शादी की अपनी, तो इन्होंने क्या मिला, इन्हें सेना मिली, संपत्ति मिली, शोहरत मिली। तब इन्हें सेना भी मिल गई, संपत्ति भी मिल गई, शोहरत भी शिवाजी को मिल गई। तो उन्होंने उसका कैसे प्रयोग किया, इन्होंने 1644 ईस्वी में शिवाजी ने पहला अपना अभियान किया जिंदगी में। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सबसे पहले शिवाजी ने कौन सा अभियान किया, 1644 ईस्वी में। और वो कौन सा अभियान था दोस्तों, तोड़ का अभियान। ये तोड़ किसका किला था दोस्तों, ये बीजापुर का अभियान था। तो आप लोग इस स्लाइड में ये याद रखिए कि इन्होंने साईबाई निवालकर से 13 वर्ष की उम्र में शादी की, यानी 13 वर्ष कब की, 1640 में। और जब इन्हें सेना शोहरत संपत्ति मिल गई तो इन्होंने फायदा उठाया, 1644 ईस्वी में इन्होंने तोड़ अभियान कर दिया, और ये बीजापुर का किला था। तो जब इन्हें ये 1644 में इन्होंने अभियान किया, इससे इन्हें क्या मिला, धन मिला। और इन्होंने उस धन से क्या किया दोस्तों, इन्होंने बनवाया रायगढ़ का किला। तो आप लोग ये याद रखिए कि रायगढ़ किला इन्होंने बनाया था, और तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, रायगढ़ किला बनवा लिया। तो किससे, 1644 में इन्होंने जो अभियान किया था, और जो इन्होंने रायगढ़ का किला बनाया था, इसे राजधानी कब बनाया, 1656। तो आप लोग ये दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि तोड़ अभियान शिवाजी ने कब किया, 1644 में। और रायगढ़ के जो इन्होंने जो 1644 में जो आक्रमण किया था तोड़ पे, उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे किला बनवाया, और उसे 1656 में तोड़, इसे रायगढ़ को इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसे अपनी राजधानी बना दिया। फिर दोस्तों शिवाजी के दो शिक्षक थे, कौन कौन से शिक्षक थे, एक तो रामदास थे, एक दादा कोणदेव थे। तो रामदास दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक शिक्षक थे, और दादा जो इनके कोणदेव थे ये इनके सैनिक शिक्षक थे। तो दोस्तों जब ये अभियान, ये जो दादा कोणदेव थे, इन्होंने शिवाजी के इस अभियान का विरोध किया। क्यों विरोध किया था तो अभियान का, क्योंकि इन्होंने अपने इनके पिता से वादा किया था कि बच्चे की जिंदगी को कभी भी जोखिम में नहीं डालेंगे। कौन बच्चा, शिवाजी। और ये दोस्तों ये दूसरा एक कारण तो ये था कि दादा कोणदेव ने ये शाहजी भोसले से एक वादा किया था। और दूसरा दोस्तों ये भी कारण था कि ये दादा कोणदेव थे, ये मुगलों के अधीन शिवाजी को एक बड़ा पद दिलाना चाहते थे। तो ये दो कारण थे कि ये तोड़ के इन्होंने क्यों ये चाहते थे कि शिवाजी बीजापुर पे हमला वगैरह ना करें। तो दोस्तों हुआ क्या, 1644 में तो ये कहानी इन्होंने करी दी थी तोड़ के किले पे आक्रमण। फिर 1647 में आगरा के रायगढ़ आते हुए रास्ते में दादा कोणदेव जो थे इनकी मृत्यु हो गई। जब 1644 से 47 तक इनकी 1647 में जब दादा कोणदेव की मृत्यु हो गई, तो ये 1644 से 1647 तक शिवाजी ने तो कुछ किया होगा ना, जब युद्ध नहीं किया। तो इन्होंने ये दूसरे इनके शिक्षक थे जो आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, ये उनके संपर्क में 3 साल 4 साल में ज्यादा रहे। तो इन्होंने रामदास ने इनसे क्या कहा, शिवाजी से इन्होंने कहा तुम ज्यादा से ज्यादा राजघरानों में शादी करो। तो शिवाजी ने क्या किया, जब ज्यादा से ज्यादा राजघरानों में शादी की, कितनी शादी की, 5। तो इन्होंने 1644 से 1647 तक 5 विवाह किए। और इसी के सहयोग से दोस्तों जब इन्होंने 5 विवाह किए तो और पावरफुल हो गए, और संपत्ति मिल गई, और शोहरत मिल गई। तो इन्होंने सबका क्या किया, इन्होंने 1648 में दादा कोणदेव की बरसी मनाई। और जब बरसी इन्होंने मनाई, और उसी साल इन्होंने क्या किया, 1648 में नीलोजी नीलकंठ से क्या किया, नीलोजी नीलकंठ से इन्होंने दोस्तों पुरंदर का किला छीन लिया, जो आगे जयसिंह से पुरंदर की संधि होगी। तो आप लोग ये समझ गए कि पहले यहाँ पे समझिए कि 1644 से 1647 तक ये रामदास के कांटेक्ट में रहे। रामदास ने कहा खूब शादी करो, इन्होंने 4-5 शादियां की। उसके बाद इनके जो 48 में इन्होंने दादा कोणदेव की बरसी मनाई, और जब बरसी मनाई उसी साल इन्होंने नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का किला छीन लिया। और जब इन्होंने पुरंदर का किला छीन लिया, इससे इनकी शक्ति और सामर्थ्य इन्हें और मिल गया, और बढ़ गई इनकी शक्ति। तब इन्होंने 1955 तक तो कोई युद्ध नहीं किया, इन्होंने इसका प्रबंधन का कार्य किया।
और फिर अगले ही साल 55 तक प्रबंधन करने के बाद 1656 में इन्होंने जावली के किले पर आक्रमण कर दिया। जावली का किला किसका था? ये भी बीजापुर का था। और ये किसमें कौन सेनापति था? चंद्रराव मौर्य। तो इन्होंने क्या किया? चंद्रराव मौर्य से जावली का किला भी छीन लिया। कब? 1656 में। तो आप लोग ये समझ गए 1644, 1648 और 1656। तो 1656 के बाद सीन क्या बन रहा है? तो शिवाजी अब 1656 में इन्हें जावली का किला, पुरंदर का किला तो मिल ही चुका है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि शिवाजी 1656 तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में दक्षिण भारत की राजनीति को भी हम समझ लें, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों 1652 से 1656 तक क्या हुआ? दक्षिण में मुगल गवर्नर के रूप में औरंगजेब की नियुक्ति हो चुकी थी। किसने नियुक्त की उस समय? औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया? औरंगजेब की नियुक्ति कर दी। और दोस्तों यहाँ पे दक्षिण में काफी आर्थिक सुधार भी हुए। किसने किए? मुर्शीद कुली खान ने। और दोस्तों जो यूपी का हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा था। तो जब औरंगजेब दक्षिण का मुगल गवर्नर बन गया था, तो मुर्शीद कुली ने क्या किया? जो टोडरमल की नीतियां थी, टोडरमल किसके राज्य में रहते थे? अकबर। तो टोडरमल की नीतियों के अनुसार इसने आर्थिक सुधार किए। कहा? दक्षिण प्रांत में। और इसीलिए जब आर्थिक सुधार किए तो वहां दक्षिण प्रांत कैसा हो गया? वो भी अमीर हो गया, आर्थिक संपन्न हो गया। इसीलिए दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए दक्षिण का टोडरमल कौन कहा जाता है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली खान। तो आप लोग ये तो समझ गए कि ये औरंगजेब यहाँ का गवर्नर बन गया। तो औरंगजेब ने क्या किया? मुगलों के दक्षिण प्रांत को आर्थिक रूप से ताकतवर बना दिया। तो आप लोग ये भी समझ गए हैं कि औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिण प्रांत को आर्थिक रूप से ताकत बना दिया। उसके बाद 1656 में क्या हुआ? गोलकोंडा का मुगल साम्राज्य में मिलाने की असफल कोशिश की गई। किसने की? शाहजहां ने। आप लोगों को जब हम मुगल पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या पॉलिटिक्स हुई। तो जब 1656 में मुगलों ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, तो जिससे क्या हुआ? बीजापुर का जो शासक था वो घबरा गया। उन्होंने कहा जब गोलकुंडा पे आक्रमण हो सकता है तो हो सकता है मुझ पे भी हमला कर दें ये मुगल। तो इन्होंने क्या किया? मुगलों की जो दक्षिणवादी विस्तारवादी नीति थी, बीजापुर उससे घबरा गया। तो इसने क्या किया? पहले तो ये शिवाजी इसी पे बीजापुर पे हमले कर रहे थे, इसके किले छीन रहे थे, लेकिन बाद में बीजापुर ने शिवाजी के साथ क्या कर लिया? मिलकर एक संघ बना लिया। तो बीजापुर का राजा कौन था? आदिल शाह सेकंड। और शिवाजी ने मिलकर बन गए संघ। तो आप ये याद रखिए कि 1656 में औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर बन के आया। मुर्शीद कुली खान ने आर्थिक सुधार किए, दक्षिणी प्रांत को ताकतवर बना दिया। उसके बाद जब गोलकुंडा पे 1656 में मुगल साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था उसने शिवाजी से मिलकर कर लिया, बना लिया संघ। अब होगा दोस्तों 1656 में युद्ध। किसके बीच में होगा? बीजापुर और मुगल। तो बीजापुर के पास कौन है? बीजापुर का शासक है आदिल शाह और शिवाजी जो मिलकर इसने संघ बनाया। मुगलों के पास औरंगजेब है, मीर जुमला है। मीर जुमला दोस्तों कौन होता था? ये मीर जुमला बेसिकली दोस्तों गोलकुंडा के वजीर का नाम था। इसे गोलकुंडा के वजीर को क्या कहा जाता था? मीर जुमला। लेकिन ये वजीर था कौन दोस्तों? मोहम्मद शहीद। तो आप लोग ये भी इसका याद रखिए। ये दोस्तों मोहम्मद जो शहीद था ये ईरानी था और पेशे से जौहरी था। तो दोस्तों ये संघ और ये वाले संघ, ये वाला संघ और ये वाले संघ के बीच में हुआ युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? सलार का युद्ध। कब हुआ? 1657। लेकिन दोस्तों ये जब संघ, ये वाला संघ हारने वाला ही था, शिवाजी और आदिल शाह। संघ हारने वाला था ये वाला संघ और शिवाजी मारे जाने वाले थे। तभी आगरा से क्या आ गया? एक फरमान आया, कहा युद्ध बंद करो। और फरमान आ गया और इनसे हो गई संधि। लेकिन ये फरमान आया दोस्तों क्यों था? क्योंकि शाहजहां की बीवी नहीं चाहती थी कि औरंगजेब का वैल्यू हो बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे ये राजा बने। तो वो कौन क्या प्रकरण था मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि ये सलार का युद्ध याद रखना है, किसके किसके बीच में हुआ, ये संघ और ये संघ। और इस युद्ध में बाद में कोई परिणाम नहीं निकला, ये हो गई संधि। तो आप लोग ये सलार का युद्ध याद रखिए। तो आप मुगलों को तो समझ गए। उसके बाद दोस्तों 1657 में सलार का युद्ध तो आप समझ गए। फिर 1657 से 59 के बीच में शिवाजी की दोस्तों क्या स्थिति थी? दोस्तों मुगल राजनीति में क्या चल रहा था? मुगल जो थे उनका उत्तराधिकारी की जंग चल रही थी औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में। इसका लाभ दोस्तों शिवाजी ने उठाया। इसने क्या किया? यहाँ और शक्तिशाली हो गया। तो शिवाजी दोस्तों शक्तिशाली हो गया तो बीजापुर शिवाजी से घबराने लगा। फिर इसने क्या किया? इसने बीजापुर ने अफजल खां को भेजा। और वो क्या हुआ उसकी भी कहानी आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो आप लोग ये समझ गए 1657 से 1659। उसके बाद दोस्तों आप ये बीजापुर और शिवाजी
1665 में ये कांड हुआ था अफजल खां वाला। तो मैं ये भी आपको बता दूं, तो ये शिवाजी था, ये बीजापुर था। तो बीजापुर के दोस्तों नए शासक बने अब सिकंदर आदिल शाह। और ये शिवाजी क्या है, तो ये सिकंदर आदिल शाह बीजापुर से, मतलब ये जो सिकंदर आदिल शाह था ये शिवाजी से डर रहा था। तो इसने कहा कि ये शिवाजी का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसने कहा क्या निवारण है, एक तो प्रीति, एक युद्ध है। तो इसने कहा युद्ध नहीं अपनाना चाहिए कि युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, इसने कहा कुछ और करते हैं। तो इसने क्या किया, प्रीति की नीति अपनाई। इसने कहा कि षड्यंत्र के रास्ता अपनाकर शिवाजी का अंत कर देंगे। किसने कहा, सिकंदर आदिल शाह। कौन है, बीजापुर का शासक। तो इसने ये षड्यंत्र की नीति किसे सौंपी, इसने अफजल खां को सौंपी। अफजल खां कौन था, बीजापुर का सेनापति। तो आप लोग ये समझ गए कि 1659 तक आप वहां पे स्टोरी लॉक कर दीजिए। अब पहले आ जाइए 1665, फिर हम लोग मुगल के बैक में चलेंगे 1659 के बाद क्या हुआ। तो दोस्तों ये शिवाजी पहाड़ी चूहा है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो ये कहा था औरंगजेब ने। और शिवाजी को पहाड़ी चूहा क्यों बताया था, क्योंकि शिवाजी दोस्तों छोटे कद के थे इसीलिए। अब दोस्तों ये तो आप समझ ही गए हैं कि ये शिवाजी को छोटे कद के कारण पहाड़ी चूहा बताया। लेकिन दोस्तों अफजल ने क्या किया, उसने इस अभियान से पूर्व सिकंदर आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे उनसे कहा कि मैं इस पहाड़ी चूहे को मुट्ठी में लेकर दबा दूंगा। किसके लिए इसने कहा, शिवाजी। और शिवाजी से पहले ये पचुआ किसने कहा था, औरंगजेब। तो दोस्तों अफजल ने अभियान किया। तो अफजल की सैन्य संरचना क्या है दोस्तों, अफजल की सेना में मुसलमान भी हैं, मराठे भी हैं। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अफजल खां। और दोस्तों अफजल खां एक जगह है बाई, ये यहाँ पर आया और बाई पे एक जगह है पंढरपुर। और पंढरपुर में दोस्तों क्या था, विठोबा का मंदिर था। तो आप लोग ये समझ गए कि अफजल खां ये शिवाजी को मारने के लिए जा रहा है। इसने सैन्य अभियान किया जिसमें मुसलमान और मराठे थे, और इसका नेतृत्व अफजल खां कर रहा था। ये बाई में आया, बाई के पास एक जगह थी पंढरपुर, और पंढरपुर में था विठोबा का मंदिर। और ये विठोबा का मंदिर इसने क्या किया, अफजल खान ने ध्वस्त करा दिया। जब इसने ध्वस्त करा दिया तो मराठे अंदर ही अंदर नाराज हो गए। तो मराठों ने दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ, मराठों ने नीति बनाई और कहा कि हमें कृष्णाजी भास्कर जो है इन्हें शिवाजी के पास भेजना चाहिए। और ये जो कृष्णाजी भास्कर थे ये शिवाजी के पास आए, और इन्होंने शिवाजी को क्या किया, पूरे षड्यंत्र के बारे में बता दिया। किसके षड्यंत्र, अफजल खां के। और जब इन्होंने अफजल खां के षड्यंत्र को बता दिया तो शिवाजी ने भी एक रणनीति बनाई। उसने कहा कि तुम जाओ इनसे कह दो कि शिवाजी डर गए। किनसे कह दो, अफजल खां से। तो इस प्रकार कृष्णाजी भास्कर गए और इन्होंने बता दिया अफजल खां को कि भाई वो तो शिवाजी बहुत डरा हुआ है, अपनी जो इन्होंने जिन लोगों मराठे सैनिकों ने भेजा था। और शिवाजी ने एक काम और किया, तो ये तो लौट गए, इन्होंने मराठे सैनिकों को बता दिया कि ये स्ट्रेटजी बनी है। तो शिवाजी ने फिर क्या किया, शिवाजी ने गोपीनाथ को अपने दूत के रूप में अफजल खां के पास भेजा और कहा कि तुम अफजल खां से कहना और इनसे अनुरोध करना क्या कि शिवाजी आपसे बहुत डर चुके हैं। किससे, अफजल खां से। और दूसरा इन्होंने अनुरोध ये करने को कहा कि वहां शिवाजी इतनी दूर नहीं आएंगे, वो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रतापपुर के जंगलों में आइए। और शर्त क्या थी मिलाई की, आप अफजल के साथ भी एक अंगरक्षक होगा और शिवाजी के भी साथ एक अंगरक्षक होगा। आप लोग ये समझिए कि जब वो कृष्णाजी भास्कर आए, उन्होंने शिवाजी को सब षड्यंत्र बता दिया, तो शिवाजी ने भी एक षड्यंत्र बनाया। इन्होंने गोपीनाथ को अफजल खां के पास भेजा और ये कहा कि शिवाजी बहुत डर चुके हैं। तो ये गोपीनाथ अफजल खां के पास गए। उन्होंने गोपीनाथ ने अफजल खां से कहा कि शिवाजी आपसे बहुत डर चुके हैं और वो यहाँ तक नहीं आएंगे, आपसे उन्होंने अनुरोध किया है कि आप प्रतापपुर के जंगलों में उनसे मिलने आइए। और मिलाई की शर्तें जो होंगी कि आपके अकेले होंगे, वो भी अकेले होंगे, और एक एक अंगरक्षक दोनों के साथ होगा। तो दोस्तों ये दोनों तो अफजल खां के पास जब ये गोपीनाथ पहुंचे तो अफजल खां खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अफजल खां दोस्तों प्रतापपुर के जंगलों में मिलने आया, यहाँ मराठे फौजें पहले से छिपी थी। और दोस्तों क्या था, अफजल कहाँ है, ये शिवाजी है। तो शिवाजी के पास भी तलवार है और इनका अफजल का अंगरक्षक कौन है दोस्तों, सैयद बाला। और शिवाजी का अंगरक्षक है जीम महल। जीम महल ने क्या किया, इसके सिर पर हेलमेट है, उस पर लगी है, हेलमेट के ऊपर लगी है पगड़ी। और दोस्तों अंगुलियों में पहन रखा ये बगनखा, और इसने उसके ऊपर किया है ग्लव। बगनखा क्या होता है, कैसे इसमें खूब जो नाखून ऐसे होते हैं। और ऊपर से इसने खोपड़ी पे क्या लगा रखा है, हेलमेट, और उसके ऊपर रखी है पगड़ी। तो ये था जीम महल और सैयद वाला। तो जब ये आपस में बात कर ही रहे थे, जीम महल ने अपनी उंगलियों से बगनखा निकाला तो सीधे सीधे अफजल के घुसेड़ दिया और इसे सैयद बाला को भी मार दिया। अफजल भी इस तरीके से मर गया। तो दोस्तों एक स्टेटमेंट है एन.आर. फारूकी का, ये कहते हैं कि शिवाजी हत्यारा है, अफजल निर्दोष है। कौन कहता है, एन.आर. फारूकी। तो दोस्तों अफजल का तो हो गया द एंड। तो जो अफजल नहीं रहा तो शिवाजी ने क्या किया, बीजापुर के जो और किले थे, कोकड़, कोल्हापुर, पन्हाला,
ये सब किलों का अधिकार कर लिया किसने? शिवाजी। तो आप लोग ये बीजापुर की कहानी अब यहीं पे खत्म सब मानिए, हम लोग बीजापुर की कहानी बाद में चर्चा करेंगे। आप लोग 1665 में ये अफजल खां का प्रकरण या लॉक कर दीजिए। उधर हम लोग क्या किए थे, 1657 से 59 तक वो मुगलों का उत्तराधिकारी चलता है। अब हम लोग चलते हैं मुगल और शिवाजी पे। तो जो तो शिवाजी और मुगल थे, 1660 ईस्वी में क्या किया, औरंगजेब जब सत्तासीन हो गया तो उसने अपने मामा जो थे इसके शाइस्ता खां, इसे शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। और इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, शिवाजी युद्ध हार गए और पूना के किले देने के मजबूर हो गए किसे? शाइस्ता खां। और उसके बाद ये शाइस्ता खां ने क्या किया, पूना, चाकन, कल्याण के किले भी छीन लिए। और उसके बाद शिवाजी क्या किए, एक भगोड़े जीवन जीने के लिए विवश हो गए। तो आप लोग ये 1660 वाली अब डेट याद रखिए। तो इसमें शिवाजी से ये मुगल सेनापति ने काफी ने परेशान किया, लेकिन इसका बदला भी शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 का मई महीना था, शिवाजी बनते हैं दूल्हा और इनके जितने सैनिक होते हैं बनते हैं बराती। और इन्होंने वही जो शाइस्ता खां वाला जो किला था उस पर कर दिया आक्रमण और उस पर कर दिया हमला। शाइस्ता खां तो अपनी जान बचा के भाग गया कहाँ, औरंगजेब के पास। और औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब इस पे हो गया शाइस्ता खां पे बहुत गुस्सा, उसने इनकी सभी सेवाएं समाप्त करके इन्हें कहाँ भेज दिया, बंगाल। तो अब ये कहानी ये मुगल वाली ये भी सॉल्व हो गई आदि। तो इस तरीके से औरंगजेब शिवाजी को कब्जे में नहीं ले पा रहा था। फिर उसने क्या किया, औरंगजेब ने शाइस्ता खां तो बुला लिया, लेकिन फिर भेजा जयसिंह। जयसिंह दोस्तों कौन थे, ये बादशाह औरंगजेब ने जयसिंह को जब भेजा, ये दोस्तों इनका एक रिकॉर्ड था, ये कभी युद्ध नहीं हारे। ये जयसिंह कछवाहा राजपूत से ज्योतिषाचार्य थे, खगोलविद थे, गणितज्ञ थे, तो इतना ये ग्रेट थे जयसिंह। तो दोस्तों और जयसिंह क्या थे, 100 युद्ध लड़े, 99 जीते, एक इन्होंने शिवाजी के साथ संधि की जयसिंह ने। तो इन्होंने जयसिंह जब आए 63 में शाइस्ता खां तो जा चुका था, तो फिर 1664 में जयसिंह को मराठा क्षेत्र में आए, इन्होंने वज्रगढ़ का किला जीता। और ये वज्रगढ़ के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वज्रगढ़ का जब किला जीत लिया तो पुरंदर का किला क्या किया, इस पे भी इन्होंने हमला किया। उसके बाद इन्होंने जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हो गई, कौन सी, पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि में कौन सहायक रहा, ये संधि किसके माध्यम से हुई, तो एक था मनूची। अब मनूची के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब बीजापुर का 1665 तक का मटेरियल समझ चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं इधर 1665 में हम आ गए हैं जयसिंह। तो 64 तक कहानी आप समझ गए कि वज्रगढ़ किला जीता और पुरंदर का किला पे हमला किया और पुरंदर की संधि हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि जब ये संधि हो गई तो पुरंदर की संधि में क्या क्या स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665। तो दोस्तों ये किसके बीच में हुई, तो पहले तो जयसिंह शिवाजी से संधि नहीं करते, लेकिन दोस्तों एक आदमी था मनूची। मनूची क्या है, ये तोपची है दोस्तों, इसने शिवाजी के वंशज के बारे में बताया। और जयसिंह के वंशज और शिवाजी के वंशज सेम थे, क्योंकि जयसिंह भी तो वहीं के थे जहां शिवाजी के थे। अगर इनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि ये सज्जन सिंह के वंशज थे और जयसिंह भी सज्जन सिंह के वंशज थे, तो इन्होंने मनूची ने बताया शिवाजी के बारे में। तो इन दोनों लोगों ने भाई कि हम तो एक ही परिवार से एक तरीके से हैं, तो इन्होंने आपस में मध्यस्थता हो गई। उसका कारण कौन था, मनूची। तो मनूची ने बताया, एक दूसरे से परिवार को जाना और इन्होंने कर ली पुरंदर की संधि 22 जून 1665। ये आपको डेट याद रखनी है। तो दोस्तों शिवाजी ने कहा कि देखो भाई जयसिंह, मेरे पास 35 किले हैं, 12 मैं अपने पास रख लेता हूँ, 23 मुगलों को दे देता हूँ, और जो 23 किले हैं इनसे 4 लाख हुड़ की आय होती है। और ये हुड़ क्या होता है, मराठा मुद्रा। और 12 किले जो मेरे पास रहेंगे उनसे 1 लाख हुड़ की आय प्राप्त होगी। तो पहला पॉइंट ये है किलो वाला पुरंदर की संधि में। दूसरा पॉइंट ये है कि शिवाजी ने कहा कि मेरा पुत्र है संभाजी फर्स्ट, ये मुगल मनसबदार बनेगा 5000 श्रेणी का। 5000 श्रेणी मतलब प्रथम श्रेणी का मनसबदार होगा कौन, मेरा बेटा संभा। और इन्होंने कहा शिवाजी ने कि भाई जयसिंह देखो, बीजापुर अभियान जब भी मुगल करेंगे शिवाजी आपकी मदद करेंगे और शिवाजी को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा लगभग 40 लाख होड़ का। और इन्होंने कहा भाई जी ठीक है, दोनों बात सब इनकी बात है, जयसिंह जो शिवाजी की मान गए। लेकिन ये संधि तो दोस्तों तभी लागू होगी ना जब औरंगजेब इस पर हस्ताक्षर कर देगा। ये तो संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई है। तो भाई जयसिंह ने कहा कि चलो भाई शिवाजी तुम्हें आगरा चलते हैं और औरंगजेब से साइन करा लेते हैं, फिर ये संधि मान लेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, आगरा में आ गए शिवाजी। तो आप ये डेट मत याद रखिए, 1666 में आ गए और शिवाजी आगरा के दरबार में। लेकिन शिवाजी और औरंगजेब का हो गया झगड़ा, और जिससे क्या हो गया, इनके संबंध गए बिगड़। क्यों संबंध बिगड़े थे शिवाजी और औरंगजेब के, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब चाहता था शिवाजी 5000 के 5000 मनसबदार बन जाए, लेकिन दोस्तों इन्होंने मना कर दिया था। ये शिवाजी कह रहे थे कि हमें राजा बना रहने दीजिए, मुझे आप, मेरे जो लड़का है उसे आप संभा को बना दीजिए।
5,000 का मनसब था। तो इस तरीके से इनका लफड़ा दफड़ा हुआ औरंगजेब थे, तो औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी की गिरफ्तारी करा दी। और जब ये शिवाजी गिरफ्तार हो गए संभा के साथ, तो ये कहाँ रखे गए, जयपुर भवन। और ये जयपुर भवन कहाँ है, आप लोग जयपुर में मत समझ लीजिएगा, ये जयपुर भवन है आगरा के किले के अंदर। और जयपुर भवन का दोस्तों मीर समा कौन होता था, ये था दोस्तों ये जयसिंह जो थे, जयसिंह, जयसिंह का लड़का था राम सिंह। जयसिंह कौन थे, अभी ये मैंने आपको बताया था ज्योतिषाचार्य। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, आप तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये जयसिंह का लड़का था राम सिंह, ये था मीर समा, और ये जयसिंह का बेटा था, ये था जयपुर भवन का मीर समा। तो दोस्तों ये क्या काम हुआ, जब ये राम सिंह था ये यंग था, और शिवाजी का पुत्र जो संबा था ये भी यंग था, तो संबा और राम सिंह की हो गई दोस्ती। और एक तो एक ही परिवार के लोग, तो इन्होंने क्या किया, राम सिंह की दोस्ती ने संबा समान आयु के थे। और दोस्तों जो औरंगजेब की बेटियां थी जैनतुनिसा और जगुलिया निसी, आगे की कहानी आप समझ जाइएगा, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं। औरंगजेब की बेटियां जैनतुनिसा और जगुलिया निसा थी, और संबा भी समान आयु का था। तो आप लोग समझ जाइए कि संबा और जैनतुनिसा और जगुलिया निसा का भी काफी योगदान था कि संबा और शिवाजी को निकलवाने में। तो उसमें दोस्तों हुआ क्या, शिवाजी की एक बार ऐसे दोस्तों ये इसमें हुआ क्या, शिवाजी ने कहा कि मैं अपने मतलब मंदिर जाना चाहता हूँ, और मंदिर भी ये कहाँ था, ये किले के अंदर ही था। तो उसमें क्या था, डेली ये फल फ्रूट होते थे, ये दान करते थे। तो दोस्तों डेली फल फ्रूट की टोकरियां अंदर आती थी, जिसमें शिवाजी ये बांटते थे, लोगों को दान करते थे। तो दोस्तों काफी दिनों तक तो ये टोकरियों की जांच होती रही, फिर जब काफी टाइम हो गया तो ये जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने भी जांच करना बंद कर दिया। और एक दिन इसी का फायदा उठाते हुए शिवाजी और उनका लड़का संभाजी इन टोकरियों में बैठ के निकल गया, लेकिन इसमें इसका निकालने का योगदान किसका था, राम सिंह का। और कहीं ना कहीं जयंतु निशा और जगुलिया निशा का भी योगदान था ये संभा और शिवाजी को बाहर निकालने में। तो शिवाजी की, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों ये राम सिंह और संभा की दोस्ती तो काम कर गई। मिठाई के टोकरे में बिठाकर शिवाजी और संभाजी को क्या किया, इसने निकलवा दिया, कहां से, जयपुर भवन से। तो दोस्तों ये उसके बाद संभा क्या हुआ, पहले तो आप समझे कि शिवाजी आए आगरा, आगरा से आए इलाहाबाद, इलाहाबाद से आए गोंडवाना, और यहाँ से आ गए रायगढ़ 22 सितंबर को। तो उसके बाद संभा क्या हुआ दोस्तों, ये मथुरा में ही रुक गया, कहाँ, यादवों के संरक्षण में। क्यों, क्योंकि वहां से जयंतु निशा, जगुलिया निशा भी पास थी, और राम सिंह भी पास था। इस तरीके से ये वहीं अपने यादवों के यहाँ उनकी मेहमान नवाजी खाने लगा। दोस्तों इसका दूसरा काम यह भी हुआ कि संभाजी जो था शहजादियां जो जयंतु निशा थी, जबलिया निशी, उनके पास मिला दिया। तो इस तरीके से शिवाजी तो औरंगजेब की जेल से छुट के पहुंच गए अपने घर रायगढ़, संभा रुक गया मथुरा। अब दोस्तों आगे क्या होता है, 8वें वर्ष 1674 में शिवाजी ने संभा, जब ये संभा था ये जब मथुरा से नहीं आया रायगढ़, तो शिवाजी ने 1674 में इसे संभाजी को दंडित करने के लिए पन्हाला के किले में कैद कर दिया। 8 वर्ष बन रहा है ये, और 8 वर्ष बाद ये जब 1680 में निकलेगा, जब शिवाजी नहीं रहेंगे। और शिवाजी ने दोस्तों उन धाराओं को भी तोड़ दिया। और दोस्तों शिवाजी के ये बेसिकली पॉइंट है, कैसे पूछा जाएगा, 1674 में इन्होंने क्या किया, सूरत बंदरगाह लूटा। 1670 में इन्होंने दोबारा सूरत बंदरगाह लूटा। 1774 में इनकी ताजपोशी होगी, किनकी, शिवाजी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब लोग आप ये समझ गए कि ये 1666 से वहां से पहुंच गए रायगढ़। अब दोस्तों होती है शिवाजी की ताजपोशी। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के, जब इनकी ताजपोशी हो रही थी, तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने क्या किया, विवाद उत्पन्न कर दिया। और ये जो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने दोस्तों क्या विवाद उत्पन्न किया, इन्होंने कहा शासन करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, यादवों को नहीं, ये महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कहा। लेकिन दोस्तों इसलिए शिवाजी को शासक ये मानने के मतलब के लिए तैयार नहीं थे। तो शिवाजी को शासक मानने के लिए कौन नहीं तैयार थे दोस्तों, महाराष्ट्र के ब्राह्मण। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये क्यों नहीं तैयार थे, ये कह रहे थे शिवाजी की माँ जो है वो जीजाबाई हैं, और ये देवगिरी की राजकुमारी है, यादवों की राजकुमारी है, यादवों की पुत्री है। और इनके पिताजी भी भोसले हैं, ये भी यादव हैं, इन्होंने भोसले की उपाधि लगा रखी है। तो ये कहते थे यादव शासन नहीं करेंगे यहाँ, महाराष्ट्र के ब्राह्मण। लेकिन इन ब्राह्मणों को चुनौती किसने दी दोस्तों, बनारस के ब्राह्मण ने। और इन्हें महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को इन्होंने चुनौती दे दी, किसने, बनारस के ब्राह्मण ने। ये बनारस के ब्राह्मण दोस्तों कौन थे, पंडित गंगा भट्ट। इन्होंने बनारस के ब्राह्मण को चुनौती दे दी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, इनके पास दोस्तों ये गंगा भट्ट के पास क्या था, सिसोदिया राजवंश की वंशावली थी। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखिए सिसोदिया वंश की राजवंश ये वंशावली, और इसमें शिवाजी यादव नहीं छत्री हैं। तो इसके अनुसार, ये गंगा भट्ट के अनुसार दोस्तों शिवाजी क्या हुए, छत्री सिद्ध हो गए।
तो दोस्तों इन्होंने ये भी कहा, गंगा भट्ट ने, इन्होंने कहा स्त्री की धर्म जाति से थोड़ी ना निर्धारित हो जाएगा कि लड़का क्षत्रिय हुआ। तो इस तरीके से शिवाजी क्या क्षत्रिय सिद्ध हो गए, क्षत्रिय। तो आप लोग ये तो समझ गए कि ये क्षत्रिय गंगा भट्ट ने सिद्ध कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि शिवाजी की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई। तो दोस्तों जब शिवाजी की ताजपोशी हो रही थी, उस दिन शिवाजी ने क्या किया, छत्रपति की उपाधि धारण की, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की, गोरक्षक की उपाधि धारण की। और इसी दिन दोस्तों इन्होंने जिस दिन ताजपोशी की, सोयराबाई से इन्होंने इसी दिन विवाह कर लिया। सोयराबाई कौन थी, इनकी पत्नी थी। दोस्तों ये इनकी राजपोशी या हो रही थी, ये दोस्तों बंबई का उस समय एक नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी था, हेनरी ऑक्सीडेन। तो ये इस पूरे उत्सव को आंखा देखा विवरण किसने देखा सबसे पहले, तो दोस्तों ये पूरे उत्सव का आंखों देखा विवरण बंबई के नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी हेनरी ऑक्सीडेन ने विवरण दिया है। तो ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि शिवाजी के ताजपोशी का पूरा विवरण किसने दिया है, तो हेनरी ऑक्सीडेन। तो दोस्तों ये जिस दिन इनका ताजपोशी हो रही थी, उसी दिन इनकी माँ जीजाबाई का हो गई मृत्यु। तब जब मृत्यु हो गई तो दिन हो गया अशुभ। तो जब दिन अशुभ हो गया, उसके परिणाम स्वरूप इनकी फिर 13 दिन बाद जब इनकी 13वीं हो गई, तब इनकी 13वीं के बाद फिर इनकी ताजपोशी की। और ये किसने की, निश्चलपुरी ने। और ये निश्चलपुरी दोस्तों कौन है, ये एक तांत्रिक है, और ये निश्चलपुरी पुरी के शंकराचार्य भी थे। तो इनकी 13 दिन बाद दोबारा हुई। तो दोस्तों ये निश्चलपुरी ने इनकी दोबारा जब ताजपोशी की, तो ये 1674 में ताजपोशी हो रही है। पहली ताजपोशी हुई 16 जून को, फिर 13 दिन बाद दोस्तों हुई 29 जून को। और 29 जून को किसने की, निश्चलपुरी ने। एक तांत्रिक विधि से इन्होंने दोबारा इनकी ताजपोशी की। तो अब आप ये समझ गए कि 29 जून 1674 को शिवाजी की हो गई ताजपोशी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद दोस्तों ये हो गए छत्रपति शिवाजी। अब इनका हम देखेंगे कि 1674 से 1680 के बीच में क्या क्या इन्होंने किया। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं राजनीतिक घटनाएं। तो इनका अंतिम अभियान रहा दोस्तों जिंजी अभियान। और ये जिंजी क्या है, ये पश्चिमी कर्नाटक जो है, वहां पे एक कारवार बंदरगाह है। आप लोग अगर मैप वगैरह में देखिएगा, कारवार समुद्री बंदरगाह है, उसी के पास वाला इलाका है। कौन सा, ये इलाका। तो यहाँ पे ये जिंजी अभियान इन्होंने क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये जिंजी जो जगह थी, यहाँ रहते थे सीधी। और ये सीधी कौन थे, ये दोस्तों थे अरबी लोग। और ये क्या करते थे, अहमदनगर के अधीन थे। लेकिन जब दोस्तों अहमदनगर 1636 में क्या हुआ, अहमदनगर का विलय कर लिया किसने, शाहजहां ने। जब 1636 में शाहजहां ने विलय कर लिया, तो ये जो सीधी थे, ये बीजापुर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। और ये बीजापुर के वफादार थे सीधी। और ये इसीलिए शिवाजी चाहता था कि ये सीधी है जो जिंजी में रहते हैं, ये मेरे अधीन हो जाएं। वो क्यों अधीन करना चाहता था, तो सीधी अभियान इसने शिवाजी ने क्यों किया, तो उसका पहला कारण ये था कि ये जो सीधी वाला ये जंजी इलाका है, जो ये तटवर्ती क्षेत्र है, इस पे शिवाजी सोचता था इस पे अधिकार कर लेंगे तो विदेशों से आने वाले जहाजों पर अधिकार करके हम लोग चुंगी वसूल करेंगे। एक आर्थिक कारण था चुंगी वसूल करना, और जिसमें ये सीधी बहुत बड़ी बाधा थे। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी ने कहा इन्हें सीधी को पहले हटाते हैं। तो ये जिंजी पर अधिकार कर लिया, लेकिन सीधी पूर्णता इसके अधीन नहीं हुए, किसके, शिवाजी। तो आप लोग ये अंतिम अभियान याद रखिए कि शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान जिंजी अभियान किया था। उसके बाद दोस्तों सामाजिक परिवर्तन क्या आया इस काल में, 1674 में 1680 से। तो इसमें मराठा धर्म दोस्तों, एक तो कैसे जब शिवाजी बना था, तो इसने अष्ट प्रधान प्रशासन, अष्ट जो प्रधान था, तो ये इसने शासन जो प्रणाली थी, इसकी थी अष्ट प्रधान। और ये अष्ट प्रधान क्या होता है, तो शिवाजी ने एक तो शासन प्रणाली बनाई जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। अष्ट प्रधान में कौन कौन आता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जब शिवाजी के मृत्यु के बाद ये अष्ट प्रधान जो प्रोसेस था ये हो गया खत्म, उससे मराठा धर्म हो गया समाप्त। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरीके से बातें होने लगी, जिससे ये सब क्या हो गया, आपस में समाज फिर बंटने लगा और ये कमजोर होते चले गए। इसका परिणाम दोस्तों क्या हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध। और आगे की बात आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जब पानीपत का तृतीय युद्ध आपको बताऊंगा पेशवाओं वाला। फिर उसके बाद 1680 में शिवाजी की हो गई मृत्यु जिंजी अभियान के बाद। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई तो इनकी कौन सी बीवी सती हुई, तो दोस्तों उसका नाम है पुतलीबाई। इनकी पुतलीबाई सती हो गई। ये दोस्तों शिवाजी की 7 पत्नियों में एक थी, तो आपको पुतलीबाई याद रखना है क्योंकि ये सती हुई थी। शिवाजी के पूरे शासनकाल में सेना के साथ दोस्तों ने स्त्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब पेशवाओं का काल आया तो स्त्रियां सेना के साथ जाने लगी थी।
दोस्तों आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि 1670 में तानाजी मालसोरे ने गोडाना का किला जीता था, और ये दोस्तों बाद में सिंहगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, और लाइक करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।